Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have a very special guest with us, that is Dr. Ved, and sir is a renowned faculty of anthropology and he has been mentoring students for decades now. And आज हम इनसे बात करने वाले हैं because UPSC का prelims बहुत ज़्यादा नज़दीक है and 2024 के results भी किसी भी समय announce हो सकते हैं. So we're going to discuss the strategy that you should be following and what has been the evolution of anthropology in all these years and आगे जाते हुए आप अपना revision कैसे plan करें और इस journey को कैसे fruitful बना सकें. So thank you so much sir, thank you for being here and हम आपके knowledge और expertise को आज थोड़ा सा extract करेंगे and we'll begin with the questions. Well, So सर यूपीएससी का प्रीलिम्स अभी जैसे 2025 का सबसे पहले तो बहुत नज़दीक है एंड इसमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इस पूरी जर्नी में कि हम ऑप्शनल या मतलब हम मेंस को पहले प्रिपेयर करें या हम प्रीलिम्स को पहले प्रिपेयर करें, क्योंकि हमें लगता है कि प्रीलिम्स प्रिपेयर नहीं हुआ तो मेंस कैसे होगा, तो कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि प्रीलिम्स में एक जीएस है और एक सीसेट है, 2 पेपर हैं। मेंस में 4 पेपर जनरल स्टडीज के, 2 ऑप्शनल के, ऐसे इंग्लिश हिंदी भी। तो आप साल भर प्रीलिम्स पढ़ते रहो और 3 महीने में मेंस तैयार हो जाए, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, पहली बात। दूसरा, मेंस बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल लेवल पे जाता है, प्रीलिम्स में फैक्चुअल ज़्यादा होता है और कंसेप्ट्स को अगर समझ में आ जाए तो फैक्चुअल बहुत आसान हो जाता है चीज़ों के लिए। और तीसरा क्या है कि इस पूरी तैयारी में जीएस आपको मेंस में 1 से 1.5 साल लगता है तैयार करने में और उसके बाद फिर प्रीलिम्स आपका 4 महीने में तैयार हो सकता है। तो मतलब हम मेंस को पहले शुरू करें और फिर उसी जर्नी में हम प्रीलिम्स के बाद 3 से 3.5 महीने मिलते हैं जो मेंस तैयार हो ही नहीं सकता। तो प्रीलिम्स हो भी गया, वैसे तो बिना मेंस की तैयारी के प्रीलिम्स चांसेस कम है, हो भी गया तो फिर मेंस नहीं होगा। करेक्ट। और जब मेंस का रिजल्ट आएगा तब फिर प्रीलिम्स तैयारी का टाइम आ जाएगा, फिर साइकिल में है आप। हाँ करेक्ट, ओके ठीक है। सो हम पहले मेंस को प्रिपेयर करें और मेंस को करते करते हम बाद में जैसे दिन नजदीक आए हम प्रीलिम्स की तरफ स्विच हो सकते हैं, बट मेंस से अपना फोकस हमको नहीं हटाना चाहिए। ओके एंड सर आप एंथ्रोपोलॉजी इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं एंड मतलब व्हाट इज दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या स्ट्राइकिंग फीचर जो आपको लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर 47 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दैट वी हैव? स्टैंड आउट तो मैं खुद हूँ भाई। आई एम ऑलरेडी 70 एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 इयर्स। और दूसरी बात क्या होती है कि सब्जेक्ट का हर एक का एक अपना अप्रोच होता है। इफ यू हैव अ ओरिजिनल एकेडमिक बैकग्राउंड इन द सब्जेक्ट, यू हैव मास्टर्ड द सब्जेक्ट। आई एंटर्ड एंथ्रोपोलॉजी 53 years ago. Okay. And I started teaching about 40 years ago. So obviously how to score जो है, and then when I started the institute, my teachers were examiners. Okay. I used to discuss with them. I used to literally fight with them. कि ये लिखेंगे तो नंबर क्यों नहीं आएंगे और ये लिखेंगे तो क्यों आएंगे। क्वेश्चन आई लर्न द होल सिस्टम ऑफ यूपीएससी थ्रू माय टीचर्स। ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं लोग, वो करेक्ट मेंटरिंग नहीं मिल पाती एंड कोई इतना डेडिकेटेड रहता भी नहीं है कि वो आपका पर्सनल जर्नी पूरा आपके साथ करे। तो सर एंथ्रोपोलॉजी का एवोल्यूशन इतने टाइम में आपने कैसा देखा? जैसे आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो पहले कैसी अप्रोच होती थी क्वेश्चंस की वर्सेस अब कैसी हो गई है? कुछ डिफरेंस आपने नोटिस किया हो तो? देखिए पहले थोड़ा एम्फेसिस होता था फैक्चुअल थिंग्स पे, एनालिटिकल भी होते थे खासतौर से पेपर 2 में। और हाल ही के जो हैं इसमें इंटरलिंकिंग चीज़ों को करके और उसको अपग्रेडेशन करके, जैसे मान लीजिए कि इस साल में जो भी चेंजेस आए, कोई चेंजेस आए इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, फॉरेस्ट पॉलिसी को लेके, ट्राइबल एलिनेशन को लेकर के, इवन इफ दो थिंग्स हालांकि सिलेबस में हैं, ऐसी चीजें भी होती हैं विच आर नॉट ए पार्ट बट दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो करंट अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। और इंटरलिंकिंग जो है, जैसे सोशल कल्चरल पार्ट जो है, टोटली इंडियन पार्ट जो है उसके बेस बनाता है उसका। सो इफ यू आर टैकलिंग पेपर 2 एज इफ इट इज ओनली पेपर 2 इंडियन विदाउट इन्वॉल्विंग द कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर 1, तो वो नहीं होता। तो अब जो है ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। करेक्ट, मतलब आप सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स उसको इंटरलिंक करके पढ़िए, ऐसा मत पढ़िए कि सिर्फ पेपर 1 है तो उसका 2 से कोई लिंकेज नहीं है, 2 है तो उसका 3 से कोई लिंकेज नहीं है। सो इंटरडिसिप्लिनरी और कंटेम्प्रेरी वे में हमें हमारा अप्रोच रखना चाहिए। ओके एंड सर इतने सालों से आप मेंटरिंग भी कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, स्टूडेंट्स के सक्सेसेस देखी होंगी। सो व्हाट आर सम सक्सेस हैबिट्स दैट यू हैव कम अक्रॉस की जो बच्चे सक्सेसफुली इस जर्नी को कर लेते हैं, उनकी कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स या केस स्टडीज? देखिए तैयारी वक्त 2 चीजें चाहिए,
वन इज कंसिस्टेंसी एंड वन इज हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। और जहाँ तक तैयारी की बात है, हम हमेशा बच्चों को कहते हैं पढ़ो, समझो, कन्वर्ट इनटू पॉइंट्स और दिमाग में बैठा लो। रोज की तैयारी रोज इवेल्युएट होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होता। और वैसे भी जो है ये नई पीढ़ी जो आ रही है 21st सेंचुरी वाली, इनको हर चीज पका पकाया चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। तो फंडामेंटल तो वो हो जाते हैं गायब। और वैसे भी लोगों की इंग्लिश बहुत खराब होती जा रही है। आप जो मैसेजेस लिखते हो वो भी आपके हिंदी वाले मैसेजेस रोमन में लिखते हो, Correct. ना आपकी हिंदी ठीक हो पाती ना इंग्लिश ठीक हो पाती। लैंग्वेज इज वेरी क्रूशियल। एक्चुअली क्या था, सिविल सर्विसेज वाज मेंट फॉर आर्ट्स। इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग सर्विस थी, मेडिकल के लिए मेडिकल सर्विस थी। और जब से ये सी सेट वाला हिस्सा आया है इस तरह का, तो आर्ट्स वाले जो हैं वो बैक ट्रैक हो गए हैं, वो डिस्करेज बहुत हो गए हैं। उनको लगता है नहीं होगा। करीब 2/3 लोग जो हैं एप्लीकेंट्स में टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, और फाइनल सिलेक्शन में भी इतने ही होते हैं। लेकिन हायर रैंक्स मोस्टली जो हैं, जो आईआईटी वाले हैं या जो एम्स वाले हैं, उन्हीं को जाते हैं, बिकॉज दे हैव द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। और दूसरा जो है, हमारे यहाँ बचपन से ही आर्ट्स कौन लेता है? अगर घर वालों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो बच्चा या साइंस लेगा या कॉमर्स लेगा। करेक्ट। तो आर्ट्स तो वही लेते हैं। और फिर हिंदी मीडियम मोस्टली जो है, हमारे यहाँ पूरे नॉर्थ में लैंग्वेज पे एम्फेसाइज कभी नहीं किया जाता। आप भोजपुरी लिखेंगे, आप मैथिली लिखेंगे, आप अवधी लिखेंगे, जो देवनागरी आपको खड़ी बोली चाहिए वो तो कोई नहीं लिख रहा कोई। और स्कूल्स में कोई एम्फेसिस भी नहीं देता। करेक्ट। और आज के लिए थोड़ा वैसा हो जाता है कि आप मतलब साइंस नहीं ले पा रहे हैं कुछ, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं लोग उस टाइम पे कि आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप आर्ट्स ले लीजिए, वो थोड़ा स्टिग्मा एसोसिएटेड है। जेन्युइनली लोग आर्ट्स लेते हैं या तो जिनको एकेडमिक्स में जाना है या फिर जिनको जर्नलिज्म में जाना है, बाकी तो मजबूरी होती है। करेक्ट। सो सर, सीसैट का जैसे एक पॉइंट निकल के आता है कि सीसैट में बच्चे थोड़ा छट जाते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले और टेक्निकल वाले थोड़ा उस चीज में आगे हो जाते हैं, तो उसके लिए मतलब मुझे उनका लॉजिक समझ नहीं आता कि सीसैट टफ हो जाता है। आप जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जब आप मसूरी जाते हैं, मान लीजिए आपको IFS मिला, आपको फॉरेन लैंग्वेज 6 महीने में सीखनी है, आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में हो गई तो तमिल आपने सीखनी है, तो उसी तरह से आप ब्रेक दे दीजिए, पहले उसको 6 महीने इंग्लिश तैयार कर लीजिए और दिमाग में आप ब्लॉक करके बैठ जाइए कि नहीं जी मैथ तो हमें आता नहीं, इंग्लिश हमें आता नहीं, फिर देते क्यों यूपीएससी? जो प्री रिक्विजिट है वो तो पहले तैयार होनी चाहिए ना। करेक्ट। तभी तो जंप करो एग्जाम में, करते नहीं है। मेन वही होता है कि हमें पहले से अपना एक प्री कंसीव नोशन नहीं बना के रखना है कि ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं तो हमसे होगा ही नहीं। सो आपको आइडेंटिफाई करने है कि आपके वीक स्पॉट्स अगर ये हैं तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, एंड इट इज ऑल डूएबल, ऐसा कुछ नहीं है। सो एंड सर, मोटिवेशन का एक पॉइंट जैसे निकल के आता है, तो इस जर्नी में ऐसा बहुत बार होता ही है कि बंदे थोड़ा आइसोलेट हो जाते हैं या बर्न आउट होता है, एंजाइटी होती है, तो उन चीजों को, एंड स्पेशली अब जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो ज्यादा ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये ऐसा है कि क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है, कम से कम 1 से 1.5 साल जो है ठंडे दिमाग से तैयारी करो, फिर करीब करीब 1 साल जो है एग्जाम दो। 2 साल दिमाग को ठंडा रखना किसी महात्मा का काम ही हो सकता। तो एक तो ग्रुप चाहिए आपका, एक पीयर ग्रुप होना चाहिए जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकें। और दूसरा फिर पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। पेरेंट्स अगर इंकरेज करते हैं तो कैंडिडेट में भी जोश आता है। पेरेंट अगर मान लीजिए किसी बात के लिए यार साल भर से कर रहे हो, तैयारी नहीं हुई, जब तैयारी में 1.5 से 2 साल लगने हैं, तो बच्चे को जो है पढ़ते पढ़ते शुरू में तो जोश होता है कि मेरे को जैसे 2025 में देना है, अब जैसे 2025 में देना है तो हम हमेशा कहते हैं कि 31 जनवरी तक मेंस तैयार होना चाहिए ताकि प्रीलिम्स आप 4 महीने दे दें। अब लोग मेंस तैयार कर नहीं करते, वो सारे इंस्टीट्यूट यही कहते हैं यार प्रीलिम पास नहीं होगा तो मेंस का क्या करोगे, तो स्ट्रैटेजी गलत है तो मेंस का क्या करोगे। करेक्ट है ना। तो एक तो पीयर ग्रुप बहुत जरूरी है, दूसरा पेरेंट्स की तरफ से एनकरेजमेंट बहुत जरूरी है। करेक्ट, वो मोटिवेशन, क्योंकि अगर वो आपको घर से ही नहीं मिलेगा तो आप ऑलरेडी ड्रेन्ड हैं, आप और ड्रेन आउट हो जाएंगे। करेक्ट, राइट। सो मोटिवेशन भी जरूरी है, एंड पीयर ग्रुप्स के साथ आपका एक एसोसिएशन रहना जिनसे आप डेली डिस्कशंस कर सके, और इससे आपका ही बेनिफिट होगा, आप रिकॉल करेंगे अपनी चीजों को, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, कि अब जैसे 30 डेज और सो ही रह गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो एक रोबस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस टाइम पे?
देखिए, अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर दिए हैं, हम हमेशा बच्चों से कहते हैं कि कम से कम 3 इंस्टीट्यूट्स के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लीजिए, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट जो वो पढ़ाते हैं उसी में से सवाल पूछते हैं। तो जब आप 3 इंस्टीट्यूट्स का ले लेते हैं तो वो 22 खत्म हो जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए 10 दिए हैं, आप उसको एनालाइज कीजिए किस किस सेक्शन में आप कितने कम स्कोर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री एंड कल्चर है, एंशिएंट आपका वीक है ना, या मान लीजिए इकोनॉमी में करंट इकोनॉमी आपकी वीक है, तो 3 या 4 पोर्शन जिसका स्कोरिंग सबसे कम हो रहा है, लास्ट 1 मंथ पूरे का पूरा उसको देते हैं। वीक एरिया मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी है और 50 में से आपके 30 नंबर आ रहे हैं, लेकिन साइंस आपकी बहुत कमजोर है, 20 में से 2 आ रहे हैं, तो वो 2 की जगह 5 हो सकते हैं एग्जाम में। हिस्ट्री में 30 के 31 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। करेक्ट। तो सर ये अभी 30 डेज मतलब हमें हमारे मॉक्स कब तक रोक देने चाहिए? अब अगर कॉम्प्रिहेंसिव आपने 10 से 15 दे दिए हैं तो उसके बाद फिर देने की जरूरत नीड नहीं है। फिर सारा एम्फेसिस और जो टेस्ट दिया जाता है पीछे में जो आंसर की एक्सप्लेनेशन होती है, एक एक क्वेश्चन के 7-7 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, उसको दोहराइए बार बार। राइट, मेन है कि आप उसको रिवाइज करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने पेपर लिख दिया, आप उसको साइड टेबल पे रख दिया और काउंट बढ़ रहा है, तो आप उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए और अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके काम करिए, क्योंकि वो आपको मार्जिन ज्यादा देगा। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दीज वैल्यूएबल इनसाइट्स विद हर। So nice of you. थैंक मेरे यू। को इम्पोर्टेंस दिया ये नहीं सर, बड़ी चीज है। नहीं, थैंक यू So, so God much. All of you, please keep studying, keep revising, and all the best for your exam.